Okay. So first of all, good morning to every one of you. आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एक पोएम जिसका नाम है द लेबनम टॉप, जिसका मतलब जो लेखक है या हम कहेंगे पोइट जो है वो टेड ह्यूज है। स्पेलिंग में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है इसमें, नॉर्मली लोग भी हग्स पढ़ते हैं, लेकिन ये ह्यूज है, टेड टेड ह्यूज, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। सिंपल में आपको याद रखना है। तो इस पोएम में पोइट क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डज ही वांट टू से अस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज ही वांट्स टू कन्वे अस, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। पोइट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी टेक्निकल चीजें यहां पर बताई जा रही है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो पहले वाले स्टेंजा में जो 3 लाइन वाला स्टेंजा है, इनमें पोइट कहता है द लेबोरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट सिटल। यहां पर लेबोरनम ट्री की बात की जाती है। किसकी? लेबोरनम ट्री की बात की जाती है। अभी हम इसको पढ़ के इमेज भी चेक करेंगे। कहते हैं कि लेबोरनम टॉप जो है, एक तो ट्री है, अगर ट्री है पूरी ट्री की बात करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ टॉप की बात कर रहा है, ये सिर्फ टॉप की बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये लेबोरनम ट्री का जो टॉप है ये साइलेंट है और सिटल है, मैंने इसमें मूवमेंट नहीं है कोई, देर इज नो वाइब्रेशन, देर इज नो मूवमेंट, देर इज नथिंग लाइक दैट। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और ये समा कौन, मतलब समय कौन सा है, वक्त कौन सा है, सितंबर का महीना है और आफ्टरनून का वक्त है, प्रॉपर दिन का, और सनलाइट ऊपर से चमक रही है। मतलब ये पेड़ जो है बहुत ही सुंदर दिखता है इस सनलाइट में, आफ्टरनून की सनलाइट। A few leaves yellowing or its seeds fallen, इसके कुछ मतलब लीव जो है वो येलो हो रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दे आर येलोइंग, और इट सीड्स फॉल, लेकिन जो सीड्स जो है वो सारे गिर गए हैं, सीड्स गिर गए हैं। इस तरह आप समझेंगे, जो पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं, लीव्स आर बिकमिंग येलो, लीव्स आर बिकमिंग येलो, बट only है a few, not मतलब on the whole. This is first stanza, where the poet uses the image of Lebanon top. First of all, we can note that the poetic device imagery is used here and it is visual imagery. कौन सी imagery है ये? Visual है। तो अब आगे वाले स्टैंजा में क्या कहेंगे poet? चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां इस वाले अब स्टैंजा में, जो कि एक लेंथी सा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लाइन स्टैंजा है। यहां पे पॉइंट क्या मैसेज देते हैं, क्या बताते हैं हमें, वो हम अब पढ़ेंगे, चेक करेंगे। टिल द गोल्डफिश बर्ड कम्स विद ए ट्विचिंग चर्प, पहले वाले में ट्री की कंडीशन को बताया, अब दूसरे में वाले में बताया कि मतलब ये साइलेंस तब तक रही, ये स्टिलनेस तब तक रही जब तक गोल्डफिश बर्ड आ गया, गोल्डफिश बर्ड आ गया। तो मुझे लगता है यहां पर हमें गूगल से इमेज चेक करने की आवश्यकता है, तो हम यहां पे इस पे चलेंगे। दिस इज द लेबोरनम टॉप, let us highlight one of them, focus on one of them, let us take this one, ये वाली देख लो, ये भी देख लो, ये सारी इमेजेस लेबोरनम की। तो इसी की बात की जा रही है, इसी ट्री की बात की जा रही है। सपोज हम एक है इनमें से एक को ले लेंगे, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके कुछ जो लीव्स है वो येलो हो रहे हैं, बाकी जो है बाकी अभी ग्रीन ही है, लेकिन कुछ लीव्स इसके येलो हो रहे हैं, बाकी ग्रीन ही है, यहाँ नॉर्मल कलर के हैं। और ये पेड़ जो है ये साइलेंट है, टोटल सिटिल है, और इसमें अभी है कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। अब मुझे टेक्स्ट चाहिए ना वापस,
टेक्स्ट वापस चाहिए ना? हाँ, stanza में condition of the tree is कि it is totally silent and still, it has no vibration, it has no energy, it has no motion. दूसरे वाले इसमें बात की जा रही है कि जब इस पे गोल्ड फिंच बर्ड आ जाता है तो अब इसमें कौन सी चेंज आ जाती है इसमें, मतलब पेड़ पे, इस ट्री पे, लेबनम पे, a sudden strangeness, a sudden startlement at a branch end, एक ब्रांच एंड पे एक स्टार्टलमेंट, अचानक से, स्टार्टलमेंट मीन सरप्राइज, और वो भी है अब्रप्टली. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स. जब ये गोल्ड फिंच बर्ड आ जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, और उसकी मूवमेंट किस प्रकार की है, इट इज मूवमेंट इज लाइक ए लिजर्ड, यानी जैसे चिपकली आती है, मतलब बिल्कुल साइलेंटली बिना किसी है मूवमेंट के, तो इसी तरीके से ये भी अलर्ट एंड एब्रेंट, वो तेज तेज फुर्तीले तरीके से आ जाती है. इससे ये गोल्ड फिंच बर्ड इस पे आ जाता है ट्री पे. अगर हम यहाँ पर इमेज बनाएंगे ऐसे, तो हम एक साइड से बर्ड की इमेज बनाएंगे कि ये बर्ड कहां पर आ गया, यहां पर आ गया एक ब्रांच एंड पे, या यहां से बनाएंगे तो यहां पर ब्रांच एंड पे आ गया. ठीक है, और जो ही ये इस पे आ जाता है उसे क्या हो जाता है, a machine starts. This is a metaphor here. यहां पर मेटाफर का यूज है, क्योंकि जब ये आ जाता है तो इसकी जो अंदर इसके बच्चे हैं, हम कहेंगे एक सेंस में फैमिली जो इसकी है, वो थोड़ा सा मोशन में एनर्जाइज हो जाते हैं. क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि हम कहते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ये अपने बच्चों के लिए कुछ दाना पानी लेके आ गया है, तो इसलिए जब उनको मतलब वो इसको देख रहे तो वो अपने मूवमेंट में आ जाते, मोमेंटम में आ जाते. तो देयर मतलब दिस सिचुएशन इज कंपेयर्ड हियर विद a machine, यानी it is families compared with the machine of chitterings and trimmer of wings and trailings, the whole tree trembles. और एक मशीन स्टार्ट होती है किस प्रकार की, ऑफ चिटरिंग्स यानी वॉइस ऑफ दीज बेबी बर्ड्स, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स और उनके पंख का फड़फड़ाना उसकी है, एंड ट्रेलिंग्स और उनकी मूवमेंट्स, द होल ट्री ट्रेमल्स, पूरा जो पेड़ है वो कांपता है. तो यहां पर क्या है, यहां पर पर्सोनिफिकेशन है, यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज है, द होल ट्री ट्रेमल्स, क्योंकि कांपता इंसान है, पर्सन है. इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली, ये उसकी फैमिली का ये इंजन है. इट द इंजन ऑफ अर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लोट्स आउट ए ब्रांच एंड. ये उसकी यहां पर है डिस्क्रिप्शन देती है कि ये जो सारी ये मूवमेंट इस ट्री पे आ गई, ये किसके कारण आ गई, ये इस बर्ड के फैमिली की वजह से. इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली, यहां पर फिर से है डायरेक्ट मतलब मेटाफोरिक कंपैरिजन किया हुआ है, इसी से इसमें मोमेंटम आ गया, एनर्जी आ गई. शी स्टोक्स इट फुल, वो इसको पूरा स्टोक मतलब इसको वाइब्रेट करती है, किसको, मतलब ट्री को. देन फ्लोट्स आउट ए ब्रांच एंड, तब एक ब्रांच एंड पे चली जाती है. ये है बर्ड चला जाता है कहां पर, एक ब्रांच एंड पे, मतलब एक साइड से, शोइंग हर बैरिड आइडेंटिटी फेस मास्क, और फिर अपना जो उसका फेस मास्क फेस है जो पहले है दिखता नहीं है, अब वो दिखता है. देन विद द एयरी डेलिकेट विसल चर्पिंग विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट. तो तब वो फिर से एक डेलिकेट विस्पर है, विसल ऑफ चर्पिंग करती है, विस्परिंग है के तरीके से, और वो फिर लॉन्च अवे करती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी एक आसमान की तरफ, आकाश की तरफ जाती है वो इनफाइनाइट तरफ, यानी है. तो ये पोइम का टेक्स्ट है. अब यहां पे हमें मैसेज क्या मतलब लेनी है, लेट अस वर्क ऑन दैट. What is the main message or what is going to be the theme of the poem here that we have to remember? See my dear, टेक्स्ट में है, अगर हम सिंपली देखेंगे तो एक बर्ड और, बेटा इधर सुनो, एक बर्ड और एक ट्री की आपस में जो इंटरेक्शन है, ट्रांजैक्शन है,
वो यहाँ पर एक डिस्कोर्स है रियल सेंस में। लेकिन जो थीम है, थीम का शुरू हो जाता है, थीम शुरू हो जाता है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, यानी जो इस प्रकृति में डिफरेंट एलिमेंट्स है उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी है, बाकी हैं ट्रीज है, मतलब धरती है, समुद्र है, पहाड़ है, इन सब की आपस में एक इंटरडिपेंडेंस है, इन सब का एक आपस में एक इंटरेक्शन है। ये इसका थीम है। जैसे कि जब तक बर्ड आता नहीं है, जब तक बर्ड आता ही नहीं है तब तक ट्री में बिल्कुल कोई तब तक ट्री में शांति है, तब तक ट्री में शांति है। लेकिन जो ही ये आ जाता है तो ट्री में एक मोमेंटम आ जाता है। क्या आ जाता है? मोमेंटम। इसमें एक वाइब्रेशन सा होने लगता है। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि इसमें जान सी आ जाती है, और ये जान सी कैसे आ जाती है? मतलब गोल्ड फीज के, किसके? गोल्ड फीज के आने से। दूसरी साइड से हमें क्या देखना है? जो ये लेबरनम ट्री है, इसके ब्रांचेस के अंदर, इसके शूट सिस्टम के अंदर लेबरनम, इसका गोल्ड फिश का नेस्ट है। क्या है? नेस्ट है। उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ये ट्री इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नेचर में जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स है उनका आपस में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है, इंटरडिपेंडेंस है, वो एक दूसरे पे आधारित है, और इसी प्रकार से नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट हुआ करती है, प्रिवेल हुआ करती है। थैंक यू।